हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल इंजीनियर बिंग। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 जो कि आपकी एप्लीकेशन लेयर उसको कवर करेंगे, उसके प्रोटोकॉल्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में फिजिकल डेटा लिंक, नेटवर्क एंड ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में डिटेल में पढ़ा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हमने पढ़े हैं अच्छे से, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं सो गाइस डू वॉच दोस वीडियोस। ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड योर अनऑफिशियल ग्रुप्स एज वेल। तो स्टार्ट करते हैं विद द एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स। इसमें से डोमेन नेम सिस्टम एफटीपी, इलेक्ट्रॉनिक मेल के लिए एसएमटीपी, नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए एसएनएमपी, ये प्रोटोकॉल्स आपसे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है 10 मार्क्स में। स्टार्ट करते हैं विद टेलनेट। तो टेलनेट क्या होता है? टर्मिनल नेटवर्क। टेलनेट की जो फुल फॉर्म है दैट इज द टर्मिनल नेटवर्क। अब ये करता क्या है? अगर आपको कोई भी रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करना है, जैसे कि आपका सिस्टम यहाँ पर है अभी, और आपको किसी ऐसे सिस्टम को एक्सेस करना है जो बहुत दूर है, तो वहां पर आप टेलनेट को यूज कर सकते हो। इसको 1969 में डेवलप किया गया था। बाई डायरेक्शनल नेचर पे काम करता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब क्या है कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड पे काम करता है ये। पोर्ट नंबर 23 का यूज करता है। मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है। यूनिट फोर्थ में भी बताया था, यूनिट फर्स्ट में भी मैंने आपको बताया। अगर आपको पता है गाइस सो डू कमेंटेड कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड क्या होता है। टेलनेट हम यूज क्यों करते हैं? तो पहला तो ये है कि रिमोट कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए, फाइल को एडिट करना हो, कोई प्रोग्राम रन करना हो, पोर्ट चेक करना हो, या नेटवर्क डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना हो, जैसे राउटर हो गया या स्विच हो गया, तो ये यूजेस हैं आपके टेलनेट के। अब टेलनेट का जो आर्किटेक्चर है उससे समझते हैं कि किस तरीके से टेलनेट काम करता है। यहाँ पर आपका टर्मिनल प्रेजेंट है। तो टर्मिनल से सबसे पहले जो भी कमांड है वो टर्मिनल ड्राइवर पर जाएगी। ड्राइवर उस कमांड को एक्सेप्ट करेगा। उसके बाद टेलनेट का जो क्लाइंट है उसके पास जाएगी रिक्वेस्ट। क्लाइंट क्या करेगा? इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंडेबल यूनिवर्सल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। किस में कन्वर्ट करेगा? यूनिवर्सल लैंग्वेज में। क्यों कन्वर्ट करेगा? क्योंकि अलग अलग सिस्टम्स अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज कर रहे हैं, तो एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया जिसको सब समझ पाए, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हो। सपोज यहाँ पे लिनक्स यूज हो रहा है, यहाँ पे सपोज विंडोज यूज हो रहा है, तो फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा ओएस यूज कर रहे हो, समझ में आएगा। तो वो टेलनेट क्या करता है? यूनिवर्सल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद ये जाएगा टीसीपी आईपी सूट के थ्रू। उसके बाद जाता है एनवीटी। एनवीटी क्या है? आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। अब ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दो सिस्टम्स को कम्युनिकेट कराने में एनवीटी जो आपका नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है वो हेल्प करता है। किस तरीके से डेटा ट्रांसफर होगा, किस रेट से ट्रांसफर होगा, ये सब कुछ एनवीटी ही मैनेज करता है। उसके बाद टेलनेट सर्वर पर जाएगा आपका डेटा। तो क्लाइंट ने क्या किया था? जो आपका कमांड था वो यूनिवर्सल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया था, तो वापस से यूनिवर्सल लैंग्वेज से कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, जो सिस्टम को भी समझ में आ जाए लैंग्वेज, तो उसमें कन्वर्जन होगा। उसके बाद यहाँ से जाएगा स्यूडो टर्मिनल ड्राइवर पे एंड देन एप्लीकेशन प्रोग्राम पे। तो इस तरीके से टेलनेट आपका काम करता है। टेलनेट के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है? तो एडवांटेज इसका यही है कि रिमोट कंप्यूटर को आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे डायरेक्टली कमांड जो आपका कमांड लाइन इंटरफेस होता है, आप डायरेक्टली उस पे काम कर रहे हो, जीयूआई का यूज नहीं कर रहे, तो इसलिए ये फास्ट है, बाई डायरेक्शनल यानी कि फुल ड्यूप्लेक्स मोड में काम करता है, और क्रॉस प्लेटफॉर्म अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है। डिसएडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो आपका डेटा है वो क्लियर टेक्स्ट में सेंड किया जाता है, तो ये सिक्योर नहीं है और ये काफी पुराना है टेलनेट, तो ये इसका डिसएडवांटेज है। सेकंड प्रोटोकॉल आता है आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल। तो मेल को ट्रांसफर करने के लिए, कोई भी मेल अगर आपको भेजनी है तो वहां पर एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। इसका पोर्ट नंबर 25 होता है। अब यहाँ पर तीन कंपोनेंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। पहला यूजर एजेंट, दूसरा मेल ट्रांसफर एजेंट, और तीसरा आता है आपका मैसेज एक्सेस एजेंट। जो यूजर एजेंट जो आपका पहला कंपोनेंट है, ये क्लाइंट जो आपका सेंडर है, जो आपका रिसीवर है, उनके सिस्टम पर ही ये काम करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके मेल को रीड करने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए, फॉरवर्ड करने के लिए मैसेज को, तो वहां पर यूजर एजेंट काम करता है। और जैसे कि यहाँ पे मैंने शो किया हुआ है, ये सेंडर है और ये रिसीवर है, तो इन दोनों के सिस्टम पर ही यूजर एजेंट काम करेगा ही करेगा। उसके बाद आपका मेल ट्रांसफर एजेंट आता है। तो जो आपका मेल ओवर द इंटरनेट ट्रांसफर होता है एक्चुअल, तो वो इसी एजेंट के थ्रू ट्रांसफर होता है। अब मेल सेंडर ने तो ट्रांसफर कर दिया, एक्सेस करने के लिए मेल एक्सेस एजेंट का यूज होता है। मेल नहीं, सॉरी, मैसेज एक्सेस एजेंट। तो
फर्स्ट है आपका यूजर एजेंट, सेकंड है मेल ट्रांसफर एजेंट एंड थर्ड है एक्सेस करने के लिए जो भी आपने मेल में मैसेज भेजा, मैसेज एक्सेस एजेंट। अब यहाँ पर दो जगह आपका एसएमटीपी प्रोटोकॉल यूज होता है। सेंडर जब तक आपका मेल यहाँ पर मेल सर्वर पर भेजेगा तब एसएमटीपी यूज होता है, नंबर वन। एंड नंबर टू, यहाँ पर एक मेल सर्वर से दूसरे मेल सर्वर पर आने के लिए एसएमटीपी का यूज किया जाता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ पर जब आ जाता है आपका मेल इस पॉइंट पे, तो यहाँ से एक्सेस करने के लिए आपके यूज होते हैं मेल एक्सेस एजेंट्स। और यहाँ पर जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज POP3 एंड IMAP4। ये दोनों प्रोटोकॉल्स यहाँ पे यूज होते हैं। यहाँ पे आपका थर्ड पार्ट पे एसएमटीपी यूज नहीं होता। एसएमटीपी दो बार यूज होता है, उसके बाद POP3 एंड IMAP4 यूज होता है और मेल एक्सेस एजेंट को हम यूज करते हैं। और MTA जो आपका मेल ट्रांसफर एजेंट है वो मेल को एक्चुअल में ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। इसको हम थ्योरेटिकली यहाँ से भी पढ़ सकते हैं कि ये सिंपली रीड, रिस्पॉन्ड और फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है। इससे एक्चुअल मेल ट्रांसफर हो रहा है और इससे आप क्या कर रहे हो, एक्सेस कर रहे हो अपने मेल को। और दो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं यहाँ पे POP3 एंड IMAP4, इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल विद द वर्जन 4 एंड यहाँ पे 3 यानी कि पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। उसके बाद इन दोनों प्रोटोकॉल्स में क्या क्या डिफरेंसेस है। अगर हम POP3 की बात करें तो ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी वाला प्रोटोकॉल है जिसमें हम सिर्फ मेल को देख सकते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पे लिखा है पोर्ट नंबर 110 पर आप ये एक्सेस कर सकते हो, यूज होता है यहाँ पे। नेम और पासवर्ड डाल के आप अपना मेल बॉक्स एक्सेस कर सकते हो और अपने मेल को रीड कर सकते हो एक के बाद एक। उससे ज्यादा इसमें फंक्शनैलिटीज नहीं थी। लेकिन अगर आप IMAP4 की बात करोगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फंक्शनैलिटीज है। जैसे कि आज की डेट में अगर हम बात करें तो हम मेल के हेडर से ही पढ़ सकते हैं, मतलब मेल का हेडलाइन पढ़ सकते हैं बिना डाउनलोड करे। तो पहली चीज ये कि ईमेल का आप हेडर पढ़ सकते हो। अगर आपको कुछ सर्च करना हो तो आप सिंपल एक कीवर्ड लिख दो तो आपके पास सर्च भी हो जाता है, तो वो भी हमें एडवांटेज मिलता है यहाँ पे। तीसरा, हम पार्शियली भी डाउनलोड कर सकते हैं मल्टीमीडिया अपना। जैसे कि बहुत सारे फोटोज या वीडियोज हैं तो हम उन्हें पार्शियल एक एक करके डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा एक साथ हमें डाउनलोड करना पड़ेगा और हमें ज्यादा बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है, ऐसा भी नहीं है आज के डेट में। हम मेल क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, हायरार्की ऑफ मेल बॉक्सेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत एडवांस आ गई फंक्शनैलिटीज और POP3 में बहुत कम थी फंक्शनैलिटीज। एक और आता है आपके पास इसमें माइम, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका ईमेल सिस्टम होता है वो NVT 7-bit ASCII फॉर्मेट में काम करता है। आप जो आपका ईमेल है उसमें आप इंटरनेशनल लैंग्वेजेस जैसे फ्रेंच हो गया या किसी और लैंग्वेज में आप नहीं भेज सकते अपना ईमेल, सिर्फ इंग्लिश में ही लिख सकते हो। तो वहां पर आप माइम का यूज करके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी अपना जो मेल है वो सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे जो सेंडर है आपका वो यूजर एजेंट के थ्रू यहाँ पे अपना मेल सेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पे आप माइम का यूज कर सकते हो जो आपके नॉन आस्काई कोड्स को सेंड कर सकता है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी भेजा जा सकता है आपका मेल। उसके बाद अगेन माइम का यूज करके यूजर एजेंट एंड देन रिसीवर। तो ये एक तरीके का आर्किटेक्चर और काइंड ऑफ फ्लो चार्ट आप समझ सकते हो माइम के लिए। उसके बाद आता है आपका थर्ड प्रोटोकॉल दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में दो TCP कनेक्शंस का यूज किया जाता है। पहला कनेक्शन है आपका कंट्रोल कनेक्शन और दूसरा कनेक्शन है आपका डेटा कनेक्शन। कंट्रोल कनेक्शन का पोर्ट नंबर होता है 21 और डेटा कनेक्शन का पोर्ट नंबर होता है 20। अब इसमें होता क्या है, सपोज यहाँ पर आपका क्लाइंट है और यहाँ पे आपका सर्वर है और आप कोई भी फाइल यहाँ पे सेंड कर रहे हो। तो एक बार आपका कंट्रोल कनेक्शन बन गया, ठीक है, और आपका FTP जो सेशन है वो स्टार्ट हो गया, तो ये आपका जो कंट्रोल कनेक्शन है ये कभी भी क्लोज नहीं होता। एक बार ओपन होने के बाद जब तक आपका FTP सेशन चल रहा है तब तक ये कनेक्शन एक्टिव रहता है। लेकिन जो आपका सेकंड कनेक्शन है डेटा कनेक्शन, तो जब आप फाइल सेंड करोगे तब ये डेटा कनेक्शन बनेगा और उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आपको सेकंड फाइल अगर सेंड करनी है फिर से डेटा कनेक्शन बनेगा एंड देन फिर से टर्मिनेट हो जाएगा, फिर से क्लोज हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपका जो डेटा कनेक्शन होता है वो बहुत बार ओपन होता है और क्लोज होता है जब भी आप फाइल सेंड करते हो। लेकिन जो कंट्रोल कनेक्शन होता है वो हमेशा कनेक्टेड रहता है ड्यूरिंग द एंटायर FTP
सेशन। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक बार जो आपके बुक में स्टैंडर्ड बुक में आर्किटेक्चर गिवन है उससे देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका यूजर है, यूजर जो है वो यूजर इंटरफेस से इंटरेक्ट कर सकता है। यहाँ पे दो कनेक्शंस बनाए जाएंगे, कौन कौन से? कंट्रोल कनेक्शन। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेस से कनेक्ट कर दिया है, यहाँ पे कंट्रोल कनेक्शन को। और डेटा ट्रांसफर के लिए यहाँ पे कौन सा कनेक्शन आएगा? डेटा कनेक्शन, क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। और यहाँ पे डेटा के लिए डिस्क से कनेक्ट रहेंगे। तो बस आपको इस तरीके से आर्किटेक्चर बनाना है एफटीपी में। नेक्स्ट प्रोटोकॉल आता है आपका www। सभी को पता है हमें क्या होता है। इसमें बहुत सारे आपके वेब पेजेस है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स है, जो HTML में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स है, वो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स कनेक्ट रहते हैं। उनको एक्सेस करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनेट यूज करते हैं। सो थ्रू इंटरनेट सारे डॉक्यूमेंट्स ये कनेक्टेड रहते हैं। सर टिम बर्नर्स ली ने इसको बनाया 1989 में। किस तरीके से होता है? क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी और यहाँ पर फिर HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और वहां से आपका वेब पेज अवेलेबल आपके पास एज अ रिस्पॉन्स आ जाता है। उसके बाद दोबारा कोई रिक्वेस्ट भेजी ओवर वर्ल्ड वाइड वेब, तो दोबारा से आपके पास वेब पेज आ गया। तो इस तरीके से काम करता है, सभी को पता है। तो HTTP प्रोटोकॉल यहाँ पे यूज होता है। उसके बाद यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को आप यूज करते हो, यूआरएल्स जिन्हें हम कहते हैं HTML में लिखे होते हैं। ये यहाँ पे अलग अलग टाइप का कंटेंट, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, सब कुछ अवेलेबल होता है। आपके वेब पेजेस जो होते हैं, जो आपके सर्च इंजिन हैं, जैसे गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, ये आपको हेल्प करते हैं इन वेब पेजेस को एक्सेस करने में। तो ये था आपका वर्ल्ड वाइड वेब। तो इस पे आप शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हो। उसके बाद आता है आपका HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वही चीज की क्लाइंट ने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी, उसको कोई वेब पेज सर्च करना है, कोई भी आपने यूआरएल लिखा या डोमेन नेम लिखा, तो वहां पर HTTP प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है और एज अ रिस्पॉन्स आपको वेब पेज सर्वर के थ्रू भेज दिया जाता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि वेब क्लाइंट एंड वेब सर्वर के बीच में जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज HTTP प्रोटोकॉल। एक तरीके का रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल है ये। यहाँ पर जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो, जो यूजर है वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू भेजता है? ब्राउजर्स के थ्रू भेजता है। जैसे कि आपका हो गया गूगल, हो गया क्रोम, हो गया। तो इन ब्राउजर्स के थ्रू ही तो आपकी रिक्वेस्ट भेजी जाती है। जो आपके वेब ब्राउजर्स हैं उनको यहाँ पे बोला गया है HTTP क्लाइंट्स। और जो आपके सर्वर्स है, जैसे कि आपका सर्वलेट हो गया, तो ये क्या हो गया? आपके HTTP सर्वर्स, वेब सर्वर्स आप बोल सकते हो इन्हें। इस प्रोटोकॉल के थ्रू आप डेटा को एक्सचेंज कर सकते हो ओवर द इंटरनेट। और यहाँ पर पोर्ट नंबर 80 का यूज किया जाता है। ये एक स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। इसका क्या मतलब है कि आपने प्रीवियस क्या रिक्वेस्ट भेजी थी उसको ये रिकॉग्नाइज नहीं करता। आपकी हर रिक्वेस्ट एज अ न्यू रिक्वेस्ट ट्रीट करी जाती है इसमें। तो ये होता है आपका HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट प्रोटोकॉल दैट इज सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल कब यूज होता है? सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे 1000 डिवाइसेस कनेक्टेड है आपस में। अब हर डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करना इंडिविजुअली इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, आप हर डिवाइस को नहीं कर सकते चेक जाके। तो इसीलिए SNMP प्रोटोकॉल को बनाया गया। इससे क्या होता है? आप हर एक डिवाइस को ओवर द नेटवर्क मॉनिटर कर सकते हो। कहीं फॉल्ट तो नहीं है आपके नेटवर्क में, वो डिटेक्ट कर सकते हो। एंड इवन यूज टू कॉन्फ़िगर द रिमोट डिवाइसेस, यानी कि अगर कोई डिवाइस आपका दूर है, आप जहां पर काम करते हो उससे बहुत दूर है कोई डिवाइस, उसको भी अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है, देखना है कि वो ठीक तरीके से काम कर रही है या नहीं, तो वहां पर भी आप SNMP प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। यहाँ पर तीन चीजें आती हैं, इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला मैनेजर, SNMP मैनेजर। दूसरा SNMP एजेंट डिवाइसेस। और तीसरा होता है MIB डेटाबेस। तो SNMP मैनेजर क्या करता है? आपका जो नेटवर्क है उसमें जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड है उनको मॉनिटर करने का काम SNMP मैनेजर करता है। अब डिवाइसेस का, जो भी आपके डिवाइसेस कनेक्टेड हैं ओवर द नेटवर्क, उनका नाम दिया गया है SNMP एजेंट डिवाइसेस। कुछ भी हो सकते हैं वो डिवाइस, राउटर हो सकता है, स्विच हो सकता है, कोई कंप्यूटर हो सकता है। तो वो क्या है? आपके SNMP एजेंट डिवाइसेस। तो इन्हीं को मॉनिटर करने का काम क्या करता है? SNMP मैनेजर। अब SNMP एजेंट डिवाइसेस का काम क्या होता है? आपका जो सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करना कि आपके डिवाइस की क्या कॉन्फ़िगरेशन है, क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो वो SNMP एजेंट इस इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। अब इसने वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट तो कर ली, उसको कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे MIB डेटाबेस आया, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस नाम का
एक डेटाबेस बनाया गया जिसमें इंफॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर कर पाए और जो आपका मैनेजर है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीन कंपोनेंट्स आपस में कनेक्टेड हैं और काम करते हैं। इसको मैं एक बार कनेक्ट कर देती हूँ डायग्राम को कि ये किस तरीके से कनेक्ट होगा। यहाँ से एसएनएमपी कमांड्स आएंगी और वो यहाँ तक जाएंगी टू द एजेंट। उसके बाद यहाँ से एसएनएमपी रेस्पॉन्स आएगा और वो यहाँ तक जाएगा एसएनएमपी मैनेजर तक। तो इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं तीन कंपोनेंट्स। यहाँ पे हम थोड़ा थियोरेटिकली भी देख सकते हैं कि ये कलेक्ट करता है और एनालाइज करता है इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेज डिवाइसेस, और मेन काम क्या होता है, मॉनिटर करना जो भी नेटवर्क में डिवाइसेस कनेक्टेड है। तो मैनेजर हो गया। एसएनएमपी एजेंट का काम क्या होता है, गैदर एंड स्टोर द इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, स्टेटस एंड परफॉर्मेंस। और एमआईबी जो आपका डेटाबेस है वहां पे स्ट्रक्चर्ड वे में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी, जिससे कि जो आपका एसएनएमपी एजेंट है वो उसने जो भी इंफॉर्मेशन गैदर किया है वो सही से स्टोर हो पाए और मैनेजर उसको यूज कर पाए। यहाँ पे जो मैसेज जिन के थ्रू वो बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, वो है गेट, सेट एंड ट्रैप। तो ये तीन मैसेज भी आप याद रख सकते हो। उसके बाद आता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। तो हम सबको पता है कि जैसे हमने लिखा गूगल या फिर हमने लिखा जीएफजी, तो हमने आईपी एड्रेस तो नहीं लिखा इनका, हम हर एक वेबसाइट का आईपी एड्रेस तो नहीं याद रख सकते, लेकिन हम डोमेन नेम याद रख सकते हैं। तो ये डोमेन नेम जब हम लिखते हैं तो ये कोरिस्पॉन्डिंगली आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है और हमें फिर हमारी रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है और हमारे पास वेब पेज अवेलेबल हो जाता है। तो ये जो हमने लिखा ये क्या है, आपका एक डोमेन नेम है। यहाँ पर मैंने कुछ डोमेन नेम लिखे हैं और ये ईडीयू, एफटीडीए, एटीसी, चैलेंजर, ये क्या है, आपके लेबल हैं। तो अगर आप टॉप टू डाउन जाओगे तो डोमेन नेम इसका क्या आएगा, ईडीयू। अगर आप यहाँ पर लिखोगे डोमेन नेम तो यहाँ पे ये टॉप पे था, तो ये काइंड ऑफ रूट हो गया। उसके बाद आप यहाँ पे आए एफटीडीए पे, तो ftta.edu लिखोगे आप, क्योंकि रूट वाला हम पीछे लिखते हैं और जो अब आया है उसको हम यहाँ पे उससे लेफ्ट साइड में लिखेंगे। फिर एटीसी आया तो एटीसी को मैं फिर से लेफ्ट साइड में लिखूंगी तो बन जाएगा atc.ftda.edu। फिर आया आपका चैलेंजर, तो फिर मैं चैलेंजर को लेफ्ट साइड लिखूंगी, तो इस तरीके से बन जाएगा ये। अब डोमेन नेम टू टाइप्स के होते हैं। पहला है फुल्ली क्वालिफाइड और दूसरा है पार्शियली क्वालिफाइड। फुल्ली क्वालिफाइड में क्या होता है कि आपने जैसे ये पूरा नेम है ना, पूरा नेम आपने लिखा तो ये क्या हुआ, फुल्ली क्वालिफाइड। लेकिन अगर आपने थोड़ा बहुत लिखा, जैसे सिर्फ आपने चैलेंजर लिख दिया, तो ये क्या है, पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन नेम। जैसे कि सपोज मैंने लिखा www.example.com, तो ये मैंने पूरा लिखा है नेम, पूरा डोमेन नेम लिखा है, तो ये क्या है, आपका फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है। लेकिन मैंने सिर्फ लिख दिया एग्जाम्पल, तो ये क्या है, आपका पार्शियल क्वालिफाइड डोमेन नेम है। तो ये दो टाइप के आपके डोमेन नेम होते हैं। अगर आप हायरार्की देखो तो हायरार्की में सबसे टॉप पे आता है रूट डीएनएस सर्वर, जिसको हम रूट सर्वर भी कहते हैं। उसके बाद जो आपका ये सेकंड लेवल है जहां पर मैंने ये .com, .org, .edu ये शो कर रखे हैं, ये होते हैं आपके टीएलडी यानी कि टॉप लेवल डोमेन। इनको बोलते हैं हम टॉप लेवल डोमेन सर्वर्स। उसके बाद यहाँ पे yahoo.com, amazon.com, IEEE.org, MIT.edu, kite.edu, इनको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव सर्वर। तो इस तरीके की कुछ हायरार्की होती है कि सबसे पहले रूट सर्वर आता है, उसके बाद टॉप लेवल डोमेन्स आते हैं, इसके बाद आप सेकंड लेवल डोमेन भी बना सकते हो, उसके बाद अथॉरिटेटिव। तो इस तरीके से हायरार्की भी आपको पता होनी चाहिए डोमेन नेम्स की। एक चीज आती है रेजोल्यूशन इन डीएनएस की। क्या होता है रेजोल्यूशन, तो रेजोल्यूशन का मतलब होता है कि आईपी एड्रेसेस का कन्वर्जन इन योर डोमेन नेम। तो हम यहाँ पे आईपी एड्रेसेस को डोमेन नेम्स में कन्वर्ट करते हैं। दो टाइप के होते हैं ये, एक होता है इटरेटिव डीएनएस, एक होता है रिकर्सिव डीएनएस। तो एग्जांपल से यहाँ पे डायग्राम से समझते हैं कि इटरेटिव एंड रिकर्सिव का क्या मतलब है। तो ये जो फर्स्ट डायग्राम है ये मैंने इटरेटिव के लिए ड्रॉ किया है, इटरेटिव रिक्वेस्ट के लिए। और यहाँ पे मैंने रिकर्सिव रिक्वेस्ट के लिए जो आपका रिकर्सिव क्वेरी है, अगर आप उसमें रिजोल्यूशन कर रहे हो यानी कि आपका जो आईपी है उसको डोमेन नेम में कन्वर्ट कर रहे हो, तो होगा रिकर्सिव क्वेरी। अब देखते हैं किस तरीके से इसको हम
समझ सकते हैं। तो सपोज ये है आपका रिक्वेस्टिंग होस्ट। यहाँ पे थोड़ा सा समझते हैं कि इटरेटिव का क्या मतलब होता है। तो यह है रिक्वेस्टिंग होस्ट। तो सबसे पहले जो आपकी रिक्वेस्ट है वो चली जाती है लोकल डीएनएस सर्वर पर। अब सपोज यहाँ पे ये सर्वर्स हैं अलग अलग, तो यहाँ पे होगा क्या कि इसके पास जाएगी सबसे पहले रिक्वेस्ट, उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, फिर इसके पास, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, फिर इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आ गया, और फिर फाइनल रिस्पॉन्स यहाँ पे जो आपका सिस्टम था उसके पास जाएगी। अगर हम रिकर्सिव की बात करें तो उसमें क्या होता है कि ये आपका रिक्वेस्टिंग होस्ट है। तो सबसे पहले लोकल जो आपका सिस्टम है उसके पास जाएगी आपकी रिक्वेस्ट, उसके बाद जो भी आपके सर्वर्स कनेक्टेड है, सपोज ये सर्वर्स आपके कनेक्टेड है, तो रिक्वेस्ट पहले यहाँ जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास जाएगी, फिर यहाँ से ऐसे वापस आएगी आपकी रिक्वेस्ट, उसके बाद आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा था इटरेटिव में कि एक एक सर्वर पर जा रही थी रिक्वेस्ट और वापस आ रही थी। रिकर्सिव में क्या हो रहा है कि एंड तक जो आपके सर्वर्स हैं उन सब पर जा रही है रिक्वेस्ट और उसके बाद वापस आ रही है। तो इस तरीके से रिकर्सिव एंड इटरेटिव काम करते हैं। यहाँ पे एक बार ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले इटरेटिव ड्रॉ करते हैं। तो ये आपका पहला स्टेप है, तो लोकल सर्वर पे चला गया, उसके बाद जो आपके रूट सर्वर्स हैं उसके पास जाएगी रिक्वेस्ट, फिर वापस आ जाएगी, फिर टीएलडी सर्वर यानी कि टॉप लेवल डोमेन, फिर वापस आ जाएगी, फिर यहाँ पर उसके बाद यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, और फिर जो फाइनल है फिर जाएगा आपका रिक्वेस्टिंग होस्ट के पास। अगर हम यहाँ पर बात करें रिकर्सिव में तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ। अब यहाँ पे आपका रिस्पॉन्स जाएगा अथॉरिटेटिव टू टीएलडी, टीएलडी टू रूट, फिर यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे। तो इटरेटिव इस तरीके से काम करता है। तो दो ये आपके रिजोल्यूशन के टाइप्स होते हैं। एक यहाँ पर ये डायग्राम भी मैंने बनाया हुआ है कि डीएनएस किस तरीके से काम करता है, कि यूजर ने सबसे पहले डीएनएस क्वेरी भेजी, वो डीएनएस क्वेरी सबसे पहले जाएगी रूट सर्वर पे, और फिर यहाँ से रिस्पॉन्स जो है आपका वापस आ जाएगा। पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर रिस्पॉन्स यहाँ पे वापस आ जाएगा। जैसे कि अभी हमने इटरेटिव में देखा, अगर आपका इटरेटिव डीएनएस है ये, ठीक है, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप। उसके बाद सेकंड वाले सर्वर पर जाएगी और यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर रिक्वेस्ट जाएगी, फिर यहाँ से रिस्पॉन्स आ जाएगा, और फाइनल जो आपका रिस्पॉन्स है डीएनएस वो यूजर के पास पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे डीएनएस मैसेज टू टाइप के हैं, क्वेरी एंड रिस्पॉन्स। क्वेरी में हेडर और क्वेरी सिलेक्शन आता है, और रिस्पॉन्स में हेडर, क्वेश्चन सेलेक्ट, क्वेश्चन सेक्शन, आंसर सेक्शन, अथॉरिटेटिव सेक्शन एंड एडिशनल सेक्शन। तो ये आप याद रख सकते हो कि डीएनएस मैसेज दो टाइप के होते हैं, और ये चीजें इनमें इंक्लूड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे डेटा कंप्रेशन के बारे में। तो डेटा कंप्रेशन क्या होता है? डेटा कंप्रेशन में हम बेसिकली नंबर ऑफ बिट्स को रिड्यूस करते हैं और फिर डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, हम क्यों करते हैं ऐसा? अब कोई बहुत बड़ा डेटा है, उसको हम जिप फाइल में सेंड कर सकते हैं, तो वहां पर सेंड होने में कम बैंडविड्थ का यूज होता है, ठीक है, तो वहां पर हमें कम रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए डेटा कंप्रेशन को यूज किया जाता है, जिससे कि हम स्पीड अप कर सके फाइल का ट्रांसफर, कॉस्ट को कम कर सके, कैपेसिटी स्टोरेज कम यूज हो, हार्डवेयर स्टोरेज कम यूज हो, और नेटवर्क की बैंडविड्थ भी वहां पर कम यूज हो। तो ये होता है आपका कि हम क्यों करते हैं डेटा कंप्रेशन। उसके बाद अगर हम टाइप्स की बात करें तो दो टाइप्स का होता है डेटा कंप्रेशन। पहला है लॉसलेस और दूसरा है लॉसी कंप्रेशन। तो लॉसलेस कंप्रेशन का मतलब होता है कि आपने डेटा को इस तरीके से एनकोड किया है कि सिर्फ उसका साइज रिड्यूस हुआ है, ठीक है, वहां पे डेटा का लॉसेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप लॉसी कंप्रेशन की बात करोगे तो वहां पे आपने साइज को भी रिड्यूस किया है, प्लस आपने कुछ डेटा का पार्ट जो इनसिग्निफिकेंट था, जो अनइम्पॉर्टेंट था, उस पार्ट को भी आपने हटा दिया है, तो वो होता है लॉसी कंप्रेशन। जैसे कि आप जेपीजी में करते हो, कंप्रेस करते हो इमेजेस को, या फिर अगर आपको किसी वीडियो को कंप्रेस करना है तो आप एमपीईजी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप को यूज करते हो। तो ये एग्जांपल है आपके डेटा कंप्रेशन की। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं क्रिप्टोग्राफी के बारे में। उससे पहले डेटा कंप्रेशन की एक एल्गोरिथम है, उसे देखते हैं कि हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा कंप्रेशन यूजिंग LZ77 डिकोडिंग टेक्निकल एल्गोरिथम है। यहाँ पे एक मैंने स्ट्रिंग लिखी हुई है, तो इसके कैरेक्टर्स को हम किस तरीके से एनकोडेड आउटपुट जनरेट कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो पहला कैरेक्टर है आपका ए। तो तीन पार्ट्स होंगे यहाँ पे लिखने के लिए।
तो यहाँ पे इनिशियली ये तो आएगा कि आप किस पोजीशन पे हो, किस कैरेक्टर पे हो, तो वो पार्ट ये बताएगा। और ये दोनों पार्ट्स जो हैं, तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला 0 है वो आपको ये बता रहा है कि कितने पोजीशन पीछे आप आए और वहां पर आपने रिपीटेशन देखा उस कैरेक्टर का। जैसे कि यहाँ पे मैं फर्स्ट कैरेक्टर पे हूँ ए, तो ये यहाँ से तो मेरी स्ट्रिंग स्टार्ट ही हो रही है ना, पीछे मैंने अभी रिपीटेशन देख ही नहीं सकती मैं, इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लिखा। और यहाँ पर जो सेकंड वाला 0 है वो ये बता रहा है कि कितने कैरेक्टर्स का रिपीटेशन हो रहा है। पहला वाला क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है कि कहाँ से रिपीटेशन हमने देखा और कितने कैरेक्टर्स का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो वो सेकंड वाला नंबर आपका बता रहा है। तो इनिशियली दोनों 0 है। सेकंड कैरेक्टर आपका बी है, तो इससे पीछे बी कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0 0 और बी। थर्ड कैरेक्टर है आपका आर, तो 0 0 आर मैंने लिख दिया क्योंकि ये भी कहीं पे पीछे रिपीट नहीं हो रहा। उसके बाद आता है आपका ए सी, ये वाला कैरेक्टर। तो आप कहाँ पे हो, अब यहाँ पे हो इस वाले कैरेक्टर पे, तो जहां पर आप हो वो लिखोगे। उसके बाद क्या ये रिपीट हो रहा है पीछे कहीं पे ए, तो हाँ, अगर आप पीछे जाके देखोगे 1 2 एंड 3, तो यहाँ थर्ड पोजीशन पे अगर आप यहाँ पर प्रेजेंट और आप पीछे जाते हो थर्ड पोजीशन पे, तो आप देखोगे ए रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होने वाली पोजीशन कौन सी है, 3। और कितने कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ ए ही अकेला रिपीट हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1। फाइन, तो आपका जो ए सी था वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। उसके बाद आपका कैरेक्टर है ए डी, क्या ये रिपीट हो रहा है कहीं पे पीछे, अगर आप चेक करोगे तो आप अभी यहाँ पर हो, तो आपने पीछे चेक किया फर्स्ट पोजीशन, यहाँ पे हो आप ए सी, तो ये फर्स्ट पोजीशन, फिर आपने देखा ये सेकंड पोजीशन, आप अभी यहाँ पर प्रेजेंट हो और आप पीछे जा रहे हो, तो आपने देखा सेकंड पोजीशन पर ए रिपीट हो रहा है, तो आपने लिखा यहाँ पे 2। और हो कहाँ पे, आप ए कैरेक्टर पे हो और कितने कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, सिर्फ एक ए ही रिपीट हो रहा है एडी में, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एडी। उसके बाद आप पहुंचे यहाँ पर, अब आप पीछे जाओ और देखो कि क्या इनमें से कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं। तो आप जब पीछे गए तो आपने देखा यहाँ पर ए रिपीट हो रहा है, फिर आपने देखा यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है और यहाँ पर भी रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या और भी कैरेक्टर्स रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। अगर आप देखोगे पूरे स्ट्रिंग जो है ए बी आ रही, ये चारों कैरेक्टर्स का रिपीटेशन आपको मिलेगा पीछे यहाँ से। तो अभी अगर हम पोजीशन चेक करेंगे कि कहाँ तक किस पोजीशन पर रिपीट कर रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पर हो तो आप काउंट करोगे यहाँ से एडी वाले से, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे जो पोजीशन है वो 7th पोजीशन से ए बी आर ए रिपीट हो रहा है। तो आप लिखोगे यहाँ पे कैरेक्टर है आपका ए बी आर ए आर, ये आपका पूरा स्ट्रिंग है, और कहाँ पर हो आप, ए पर हो, और किस पोजीशन से है रिपीटिशन, 7th पोजीशन से है रिपीटिशन, और कितने कैरेक्टर्स का रिपीटिशन है, 4 कैरेक्टर्स। कौन कौन से, ए बी एंड आर ए, तो ये 4 कैरेक्टर्स का रिपीटिशन है। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए हो आर ए वाई पे, फिर से पीछे चेक करो कि क्या इसका रिपीटिशन है। तो अगर आप पीछे देखोगे कि 1 2 और 3, थर्ड पोजीशन पे आर ए का रिपीटिशन है, 2 कैरेक्टर्स का रिपीटिशन है, तो आप हो कहाँ पे, आर पर हो। रिपीटिशन किस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, 3 से, और कितने कैरेक्टर्स का है, 2 कैरेक्टर्स का, और कौन सा आपका स्ट्रिंग है, आर ए वाई। तो इस तरीके से आप स्ट्रिंग के जो ये कैरेक्टर्स हैं इनको एनकोडेड आउटपुट में लिख सकते हो। तो ये आपकी एल्गोरिथम थी LZ77। फिर आता है आपका क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को हम क्यों यूज करते हैं, एक सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। सिक्योर कम्युनिकेशन टेक्निक है कि अगर आप यहाँ पे सेंडर है और यहाँ पे रिसीवर है, अगर आप कोई भी मैसेज ट्रांसफर कर रहे हो तो सिर्फ रिसीवर ही उसको रिसीव कर पाए, कोई यहाँ पे थर्ड पर्सन ना रिसीव कर पाए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट होता है उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं, एनक्रिप्ट करके भेजते हैं, और फिर जो रिसीवर होता है वो उसको डिक्रिप्ट कर लेता है। तो ये 4 चीजें होती हैं, प्लेन टेक्स्ट, साइफर टेक्स्ट, एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। 2 तरीके की क्रिप्टोग्राफी होती है, प्राइवेट की एंड पब्लिक की। प्राइवेट की में क्या होता है, जो आपका सेंडर है और जो रिसीवर है दोनों के पास सेम की होती है, एक ही की होती है। इसको हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, यानी कि एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की का यूज किया जाता है। और पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी में हम अलग अलग कीज का यूज करते हैं एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन के लिए। यहाँ पे 2 कीज होते हैं, इसको असिमेट्रिकल की क्रिप्टोग्राफी भी कहा जाता है। यहाँ पर आरएसए पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी की एक एल्गोरिथम है, इसके कुछ स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे कि सेलेक्ट 2 लार्ज प्राइम नंबर्स एट रैंडम, देन आपको n की वैल्यू निकालनी है, फिर फाई n की वैल्यू,
उसके बाद इस फॉर्मूले को आपको सेटिस्फाई करके डी को कैलकुलेट करना है जो आपकी डिक्रिप्शन की होगी, और उसके बाद साइफर टेक्स्ट और ये दोनों आपको कैलकुलेट कर लेनी है कीज। तो एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज पी की वैल्यू 3, क्यू की वैल्यू 11, ई की वैल्यू 7 एंड एम की वैल्यू 2 आपको गिवन है। तो उसके लिए आप कैसे सॉल्व कर सकते हो? तो सबसे पहले n कैलकुलेट करो, p इंटू क्यू, 3 इंटू 11 कितना आ जाएगा 33। उसके बाद 5n की वैल्यू कैसे निकल जाएगी, p माइनस 1 यानी कि 2 और q माइनस 1 यानी कि 10, तो आ जाएगा आपका 20। उसके बाद आपका थर्ड कंडीशन d की वैल्यू निकालनी है, e की वैल्यू 7 आपको गिवन है, मॉड्यूलो 5n कितना निकल के आया है 20 इज इक्वल टू 1। अब आपको यहाँ पे d की वैल्यू इस तरीके से सब्सटीट्यूट करनी है कि जब आप मॉड्यूलो करोगे ना 20 से, तो यहाँ पे आंसर 1 आए। तो सपोज आप d की वैल्यू 1 रखते हो, तो 7 मॉड्यूलो 20 कितना आ जाएगा, 7 ही आएगा। अगर आपने 2 रखी वैल्यू तो 14 मॉड्यूलो 20 बन जाएगा। यहाँ पे मैं d की वैल्यू पहले 1 रखी है, फिर मैंने यहाँ पे d की वैल्यू 2 रखी है, तो कितना आंसर आ रहा है, अब भी 14 ही आएगा। जो आपका मॉड्यूलो है वो रिमाइंडर निकाल के देता है। अगर आपने d की वैल्यू 3 रखी तो क्या आएगा 21 मॉड्यूलो 20, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। तो आप d की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो यहाँ से। अब d की वैल्यू भी आ गई, तो अगर आप c लिखोगे तो क्या लिख सकते हो 2, और e की वैल्यू कितनी है आपकी 7 मॉड n, n कितना है, n है आपका 33। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे 2 रेज टू पावर 7 मॉड्यूलो 33 को अगर आप फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 29 आंसर आ जाएगा। और ये है आपकी एनक्रिप्शन की, और अगर आप डिक्रिप्शन की निकालोगे तो आप कैसे निकाल सकते हो, m की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी आ रही है 29 रेज टू पावर d, d कितना है आपका 3 मॉड्यूलो n, n इज 33, इसको फाइंड आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 2। तो ये है आपकी एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन की। तो ये एक क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम है जिसका ये न्यूमेरिकल है। सो गाइज यहाँ पे आपका कंप्यूटर नेटवर्क का एप्लीकेशन लेयर जो यूनिट 5 है वो ओवर होता है। अगर आपका कोई भी डाउट है सो गाइज डू कमेंट इट। अगर आपको वीडियो पसंद आता है लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स इन योर अनऑफिशियल ग्रुप्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल।